सो फाइनली आफ्टर 6155 डेज आरसीबी ने सीएसके को हराया एट चेपॉक आफ्टर 2008। एंड अभी जो सबसे ज़्यादा इमोशनल पर्सन है वो ना ही आरसीबी फैंस है जो अपने विन से खुश है और ना ही चेन्नई फैंस है जो हारने के बाद दुखी है। अभी जो सबसे ज़्यादा इमोशनल पर्सन है वो अंबती रायडू। द लास्ट टाइम आरसीबी ने चेपॉक में चेन्नई को हराया था वो 2008 में था। उस टाइम पे विराट भाई ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं किया था और उस टाइम वो जर्सी पहनते थे नंबर 5 की, नॉट नंबर 18। आज रजत पाटीदार ने वो कर दिया जो ग्रेटेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आरसीबी के लिए खेले, बट किसी ने वैसा नहीं किया, बीट विराट कोहली, बीट एनी अदर कैप्टन, जिसने चेन्नई को चेपॉक में नहीं हराया आफ्टर 2008। एंड इन दोनों के बीच का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो अभी तक आरसीबी बस एक ही बार चेपॉक में हरा चुकी थी चेन्नई को, एंड इट इज द सेकेंड टाइम जब उसने चेपॉक में चेन्नई को हराया। हैट्स ऑफ टू आरसीबी मैनेजमेंट जिसने रजत पाटीदार पे ट्रस्ट किया और उसको कैप्टेंसी दी, क्योंकि बंदे ने फर्स्ट मैच कोलकाता को ईडन गार्डन्स में हराया, सेकेंड मैच चेन्नई को चेपॉक में हराया और अब वो लोग अपने होम ग्राउंड में जा रहे हैं। एंड इसके बाद भी इस बंदे ने बहुत अच्छी नॉक्स खेली, राइट। आज के मैच में अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे चेन्नई ने फंसा लिया था आरसीबी को, बट इसने बीच में आके एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेला। ये है कि हाँ इसका कैचेस ड्रॉप हुआ, बट फिर भी इसके बाद भी एक बहुत अच्छा नॉक था। एंड इसके बाद जब ये ग्राउंड में आया अब कैप्टेंसी के लिए तो इसने बहुत अच्छे बॉलिंग चेंजेस किए, राइट। अगर याद हो तो वो सुयश शर्मा वाला जो फील्ड सेटिंग किया उसने धोनी के अगेंस्ट, वो उसको प्रॉपर गंभीर इंस्पायर्ड फील्ड सेटिंग था। एंड उसके बाद जब दुबे बैटिंग करने आ रहा था तो दुबे के अगेंस्ट स्पिनर्स लगाना वो बहुत ही टफ जॉब है, क्योंकि दुबे अटैक करता है स्पिनर्स को, बट उसने सुयश शर्मा को लगाया। एंड यहाँ पे तारीफ सुयश शर्मा की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इफ यू रिमेंबर पिछले मैच में भी वो रन्स के लिए जा रहा था, बट उस टाइम पे भी रजत पाटीदार ने उसको ट्रस्ट करके एक वो रसल वाला ओवर दिया था जिसमें उसने रसल को बोल्ड किया था। और इस मैच में भी उसने शिवम दुबे को मतलब रोक के रखा हुआ था, वो मारने नहीं दे रहा था शिवम दुबे को। और फिर भी जब बॉल हल्का अगर ऑब्जर्व किए होगे तो ये नोटिस किए होगे, जब भी बॉल हल्का वेट हो रहा था ना तो वो अपना थोड़ा टाइम ले रहा था, बॉल को हल्का ड्राई होने दे रहा था। उसके बाद वो प्रॉपर कंट्रोल से बॉलिंग कर रहा था शिवम दुबे के अगेंस्ट। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर आरसीबी की टीम के लिए जॉस हेजलवुड, द ग्रेटेस्ट जॉस हेजलवुड, वो बंदा क्या मस्त है भाई। अपना वो एक लाइन लेंथ और एक टप्पा पकड़ लेता, उसी पे वो डालते रहता है। और आज तो प्रॉपर एक प्लान के साथ आई थी आरसीबी की टीम, स्पेशली जॉस हेजलवुड। वो बस मतलब शॉर्ट बॉल बाउंसर ही डाल रहा था। अगर आप रिमेंबर करोगे राहुल त्रिपाठी वाले बॉल वो शॉर्ट बॉल था, ऋतुराज गायकवाड़ की बॉल वो भी एक शॉर्ट बॉल थी। वो प्रॉपर एक प्लान के साथ आया था। एंड बहुत कोई अंडर एस्टिमेट करते हैं जॉस हेजलवुड को, मतलब मोस्टली कोई समझते वो टेस्ट बॉलर है, बट T20I में भी वो बहुत ही मतलब अंडररेटेड बॉलर है, मतलब वन ऑफ द जेम्स है। क्योंकि अगर हम लोग देखें ना तो पिछले मैच में भी KKR वाले मैच में भी जॉस हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और इस मैच में भी वो उसने एक बहुत अच्छी बॉलिंग की। जॉस हेजलवुड जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम में पता नहीं पता क्यों, बट कमिंस और स्टार्क का ना मतलब एक हवा टाइप बना हुआ है, उसके अंडर में ही हमेशा ये रह पाता है कभी भी, लेकिन एट पार उन लोगों के बॉलिंग करता है या फिर कभी कभी उनसे भी बेटर बॉलिंग करता है, बट ये उतना रिकग्निशन इसको नहीं मिलता है जितना ये डिजर्व करता है। और आज का जो मैच था वो सीएसके फैंस के लिए प्रॉपर चुद गए मोमेंट वाला मैच था भाई। मतलब सीएसके फैंस अब ऑलवेज याद रखेंगे जो एक 18 मई को जो हुआ था और एक 20 मार्च को हुआ था, मतलब उन लोगों के लिए अब एक प्रॉपर एक नाइटमेयर टाइप ही है। और आरसीबी का आज का विन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसमें विजय माल्या ने भी ट्वीट कर दिया ऑन ए नॉन बैंक हॉलीडे के दिन। और भाई अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर आरसीबी कहीं अगर फाइनल जीत गई तो विजय माल्या तो वापस आ जाएगा इंडिया, बैंक का लोन अपना प्रॉपर वो दे देगा। तो बढ़िया है भाई, इस बार आरसीबी होपफुली जीत सके। एंड टू ऑल द सीएसके फैंस, भाई 16 साल में एक बार तो अलाउड है यार चेपॉक पे हारना, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई मतलब मैं भी बहुत ह्यूज एडमायरर हूँ ऋतुराज गायकवाड़ के बैटिंग का। बट अगर आप देखोगे ना तो मेरे पास एक स्टैट है जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ जब भी चेस कर रहा है 175 प्लस में, जब भी वो चेस करता है उसमें उसका हाईएस्ट स्कोर है 47 रन्स ऑफ 29 बॉल्स। बट अगर इसमें भी अगर आप जब भी देखोगे तो वो कभी भी उतना अच्छा नहीं कर पाता है 175 प्लस चेजेस में, जिसमें से इसके पास 4 डक्स है और 4 बार सिंगल डिजिट स्कोर है। सो बट ये है कि नहीं पता क्यों, बट जब भी एक प्रेशर सिचुएशन होता है, जब भी आपको चेस करना होता है 180 प्लस, तो उस केस में ना ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चल पाता है, नहीं पता क्यों।
और सीएसके ने जो लास्ट चेस किया था 180 प्लस वो था भाई 2018 में। और ये सीएसके के लिए रियली बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि सीएसके में वैसे प्लेयर्स अभी देखा जाए तो वैसे है नहीं जो 180 प्लस चेस कर लेंगे। और आप लोगों को पता है आज ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उसने बोला कि मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि हम लोग उतने बिग मार्जिन से नहीं हारे, बस 50 रन से हारे। बट भाई 50 रन इन T20 मैच बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है नेट रन रेट पे। ये बहुत एक लूजर मेंटालिटी और लेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स, लेम स्टेटमेंट देके और लूजर मेंटालिटी रख के आप यू कांट विन टूर्नामेंट्स, राइट? आप ऋतुराज गायकवाड़ इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द कंट्री राइट नो, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसके स्टैट्स देखो, 170 प्लस चेस करते हो, वो भी इसके फेवर में नहीं है। एंड उसके बाद भी ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, तो बट वो हार्मफुल है फॉर चेन्नई सुपर किंग्स फैंस, राइट? एंड उसके अलावा भाई ये जो इंक्लूजन है दीपक हुडा और सैम करन का, राइट, ये मतलब सैम करन का ये तो रोल डिफाइंड नहीं है, और हुडा को तो भाई वैसे भी खेलने नहीं आता। अगर कभी नेक्स्ट मैचेस में या फिर कभी फर्दर मैचेस में अगर वो हुडा आ गया, कोई मैचेस खेल दिया, फिर आके कमेंट में मत लिखना भाई हुडा ने एक इनिंग्स ऐसा खेला था फिर क्यों बोला, मतलब वैसा नहीं करना भाई। बट सीरियस क्वेश्चन टू चेन्नई सुपर किंग्स फैंस, आप लोग को नहीं लगता कि हुडा और करण के बदले एक उन लोगों के पास एक प्लेयर है अंशुल कंबोज, करण के बदले वो आ जाना चाहिए और दीपक हुडा के बदले कॉनवे आ जाना चाहिए? आप लोगों की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, बेस्ट प्लेइंग 12 फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, वो आप प्लीज कमेंट में बताओ, ठीक है? आज हुडा ने कितना बड़ा ब्लंडर किया भाई। आज उसने फर्स्ट रजत पाटीदार का कैच छोड़ा, उसके बाद ना ही उसने बैटिंग से कुछ भी परफॉर्म किया। उसके बाद सैम करन भी का भी उसका रोल अभी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो अप द ऑर्डर आ रहा है बैटिंग करने, मतलब उतना एक प्रॉपर नॉक्स नहीं खेल पा रहा है। उसके बाद जब वो लास्ट ओवर में बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे मतलब प्रेटी मच सेटल्ड स्कोर था। जब वो लास्ट ओवर में 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस खाया, उसके बाद मोमेंटम आरसीबी के साइड चला गया। सो मतलब मेरे ओपिनियन में तो करण और हुडा को ड्रॉप करके कॉनवे और अंशुल कंबोज को खिलाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर देखोगे ना तो चेन्नई का बैटिंग बहुत मतलब मिड बैटिंग लग रहा है, क्योंकि जैसे और सब टीम्स में जैसे पूरन, मार्श, हेड, क्लासेन, मतलब ओवर एक्सप्लोसिव बैट्समैन सब, बट चेन्नई में ऐसा ओवर एक्सप्लोसिव नहीं है। अगर आप जब देखोगे तो स्टार्टिंग में ऋतुराज, राहुल त्रिपाठी और सचिन रविंद्र, जिसमें राहुल त्रिपाठी को शॉर्ट बॉल से अलग ही प्रॉब्लम हो रही है। सो उसका भी आप कुछ बोल नहीं सकते हो कि वो आगे कितने मैचेस में कंटिन्यू करेगा अच्छे फॉर्म्स में और कितना अच्छा स्टार्ट आपको देगा। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद दुबे, उसके बाद फिर बैटिंग खत्म। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉपर ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, करण आ रहा है, जडेजा आ रहा है, एंड हुडा तो वैसे भी कुछ इंपैक्ट नहीं कर पा रहा है। सो बेटर मेरा टेक ये था कि आप कॉनवे और सचिन रविंद्र से ओपन करवाओ, फिर ऋतुराज को एट थर्ड, फिर फोर्थ दुबे, एंड इफ अगर चाहते हो तो फिफ्थ पे त्रिपाठी को खिलाओ या फिर विजय शंकर को खिलाओ, या फिर आपके पास न्यू प्लेयर्स है, राइट? शेख राशिद है, आप उसको ट्राई करो, क्योंकि वो बंदा 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 से चेन्नई के साथ है, राइट? बट उसको अभी तक एक भी सिंगल गेम नहीं मिले, तो एटलीस्ट उसको ट्राई करो यार, वो कहीं अच्छा परफॉर्म कर दे। क्योंकि डीप डाउन वी ऑल नो कि चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग में वो मतलब पावर हाउस मिसिंग है जो और सब टीमों में है, क्योंकि इनकी टीम बहुत एक मिड टीम टाइप लग रही है। और उसमें भी अगर इन लोगों ने कॉनवे को जगह नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम है। कॉनवे अगर आता है तो कॉनवे भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट या ये करेगा कि वो एक अच्छा काइंड ऑफ इनिंग्स प्ले करके दे सकता है। एंड फाइनली MS धोनी, मतलब देखो MS धोनी को सब कोई पसंद करता है। मैं ऐसा नहीं कि धोनी फैन हूँ या फिर कोहली फैन हूँ या फिर रोहित शर्मा फैन हूँ, मैं तीनों को पसंद करता हूँ। बट अगर इस मैच की बात की जाए तो आई एम ऑल्सो अ ह्यूज धोनी फैन, राइट? बट द थिंग्स दैट कि ना कि धोनी एट नंबर 9 इज अनएक्सेप्टेबल, राइट? मतलब वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं किसी कीमत में, क्योंकि एक समय आज ऐसा मैच था जहां पे धोनी आ सकते थे जडेजा के जगह, और अगर एट मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट के सिनेरियो जडेजा के बाद, बट एट नंबर 9 तो कभी भी नहीं ना यार, अश्विन के बाद तो कभी भी नहीं। एंड हम लोगों ने लास्ट में भी देखा कि जिस तरीके से उन्होंने 2 सिक्सेस हिट किए,
कुणाल पांड्या को, उसमें भी पता चल रहा था कि अभी भी सेम पावर है। और जो पावर अभी धोनी के पास है, जिस तरीके से वो हिट कर रहा है, वो चेन्नई सुपर किंग्स में अभी वैसा कोई भी हिट नहीं कर पा रहा है जितना अच्छा धोनी हिट कर रहा है। तो धोनी क्यों नहीं आ रहे अपर पोजीशन पे? कोई ऐसा सर्टेन रीजन भी तो नहीं है, क्योंकि जैसे पिछले साल और उससे पिछले साल प्रॉब्लम था कि हाँ नी में प्रॉब्लम है या फिर रनिंग लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट इस बार तो जैसा धोनी सर्जरी करवा के आए थे और इस बार अच्छा भी लग रहा है, वो फिट लग रहा है देखने में, अच्छे तरीके से रनिंग ये सब भी कर रहे हैं। तो मतलब आ सकते हैं यार, मतलब अश्विन के बाद तो नहीं, मतलब पहले आ सकते, क्योंकि अगर पहले आते, कुछ अगर हिट्स करते, अगर सेम तरीके से जैसे इन्होंने लास्ट में हिट किया, अगर सेम तरीके से अगर पहले भी अगर हिट करते तो मे बी गेम बन सकता था, एक चांस हो सकता था ना कि गेम बनने का। अब ये तो जब लास्ट में तो ऑलरेडी मैच डन एंड डस्टेड था, और जबकि लास्ट में भी ये सेम तरीके से ही हिट कर रहे हैं, सेम तरीके से ही मतलब मजा आ रहा है देखने में, जिस तरीके से वो हिट कर रहे हैं, सिक्सेस हिट कर रहे हैं, फोर्स हिट कर रहे हैं, सेम पावर से हिट कर रहे हैं। बट यही चीज़ वो थोड़े देर पहले भी आके कर सकते थे तो मैचेस बन जाता। आई डोंट नो क्या रीज़न है, अगर आप लोगों में से किसी को भी अगर कोई रीज़न पता हो धोनी को नीचे आने का तो प्लीज़ बताओ इन द कमेंट सेक्शन। और एज यूजुअल भाई, जो हम लोगों ने धोनी की स्टंपिंग देखी फिल सॉल्ट को, मतलब बंदा अभी भी बता रहा है कि 43 ईयर्स एज में वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द लीग। अभी इससे अच्छा आईपीएल में कोई भी विकेट कीपर अभी एट प्रेजेंट तो नहीं है। मतलब क्या मजा आता है यार उस तरीके के स्टंपिंग्स को देख ले, जो पिछले मैच में 0.12 सेकंड में सूर्य कुमार यादव को स्टंपिंग किया था, इस मैच में 0.16 सेकंड में फिल सॉल्ट को स्टंपिंग किया था। देख के प्रॉपर मतलब एक गूजबम्स टाइप आ जाता है, इतना क्विक, अभी भी लाइटनिंग फास्ट अभी भी स्टंपिंग कर रहा है वो एट द एज ऑफ 43। मतलब हैट्स ऑफ है भाई धोनी को। और जिस तरीके से, चलो लेट आया धोनी, बट फिर भी वो जो 2 सिक्सेस प्रॉपर पावर हिटिंग के साथ जो देखने के लिए मिला ना यार, उसी में मेरा तो उसी में हो गया। बट वही है कि थोड़ा पहले आता तो होपफुली अच्छा कर पाता चेन्नई। बट ऑल एंड ऑल एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हुआ, जो पिछले साल का जो सबसे मोस्ट हाइप्ड मैच, जो मतलब मोस्ट सोशल मीडिया क्रिएटेड राइवलरी मैच था, वो चेन्नई वर्सेस आरसीबी। फाइनली आज आरसीबी ने उस मैच को विन कर लिया। अब आरसीबी अब जाएंगे अपने नेक्स्ट मैच में, अब उनका नेक्स्ट मैच शायद उनके होम ग्राउंड बैंगलोर में। और चेन्नई के लिए अभी टाइम बहुत ही कम है उनको, क्योंकि उनका आज 20th है, 30th को उनका मैच है राजस्थान रॉयल्स से, और वो भी चेन्नई में नहीं, वो भी गुवाहाटी में। तो उनको फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लंबा उनका फिर फ्लाइट जर्नी होगा, फिर टायर्ड ये सब होगा। फिर उसके बाद भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स नेक्स्ट मैच में कमबैक करते हैं। और आप लोगों को जैसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स क्या नेक्स्ट मैच में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या नेक्स्ट प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए, वो आप कमेंट्स में बताओ, राइट? क्योंकि मैंने तो अपना ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए चेन्नई को अपने नेक्स्ट मैच के लिए। सो फाइनली भाइयों, सबसे फन सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हम लोग मीम्स को रिव्यू करेंगे आरसीबी और सीएसके मैचेस के। लेट्स वॉच सम फनी मीम्स। पहले है रजत पाटीदार वाइल प्लेसिंग फील्ड टुडे। अच्छा, गौतम गंभीर का आशीर्वाद लेके। अच्छा, रजत पाटीदार ट्रिब्यूट दे रहा है गौतम गंभीर को फील्ड प्लेसिंग में। ये भी एपिक था भाई, ये जो फील्ड प्लेसिंग किया था धोनी को, ये भी बहुत अच्छा वाला था। सीएसके फैंस का चुद गए गुरु मोमेंट। हाँ, चेपॉक को ब्रीच कर लिया गया उतने सालों बाद, 2008 के बाद। सदमे में ये भाई सीएसके फैंस, और हो भी क्यों ना, 2 बार जो उनको गंदा हारना पड़ा, एक 18 मई को और एक 28 मार्च को, इन लोगों के लिए तो नाइटमेयर ही है भाई। ऋतुराज गायकवाड आफ्टर आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच। 16 साल में एक बार आरसीबी से चेपॉक में हारना तो अलाउड है ना यार। भाई ये गंदा ट्रोल होने वाला है सीएसके फैंस के थ्रू, मतलब गंदा। 2 consecutive डक्स फॉर ऋतुराज वर्सेस आरसीबी, माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी। हाँ, इसका दोनों मैच में डक था ना। लास्ट मैच में जो हुआ था, जो एलिमिनेटर काइंड ऑफ एलिमिनेटर था आरसीबी और सीएसके में, उसमें भी 0, आज के मैच में भी 0। मैंने बोला ना भाई, जब भी ये मतलब 175 वाला चेज आता है ना, मतलब ये कांपने लगता है, नहीं पता क्यों, अलग ही नर्वस होने लगता है ये बैट्समैन। ये वाला है, नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन हियरिंग अ विसल पोडू क्राउड गो साइलेंट, वेलकम टू रजत पाटीदार एरा। हाँ भाई ने सच्ची में साइलेंट कर दिया आज चेपॉक के क्राउड को, क्योंकि आज चेपॉक पे ही सब कोई आरसीबी चैंट्स हो रहा था आज उनके ग्राउंड पे, जो मतलब अक्सर होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो चेन्नई के फैंस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं अपने क्राउड को। बट हैट्स ऑफ भाई, क्या कैप्टेंसी की इसने, लगातार पिछले दोनों मैचेस में भी बहुत अच्छा कैप्टेंसी किया इसने।
टिम डेविड फॉर मुंबई, टिम डेविड फॉर आरसीबी। अच्छा हाँ, जो 3 बैक टू बैक सिक्सेस मारे चेन्नई के लिए तो नाइटमेयर ही था भाई पोलार्ड। मतलब पोलार्ड के नाम पे अभी भी सीएसके फैंस है जो मतलब उनको सोच के ही उनको डर लगने लगता होगा। आज जो लास्ट ओवर में नेक्स्ट लेवल हिटिंग किया है टिम डेविड ने भी। अच्छा, वापस एक गंभीर वाला मीम, पटीदार भाई को गंभीर अब T20 वर्ल्ड कप खिलाएंगे। हाँ भाई, अब तो वो इंस्पायर ही हो गया होगा कि उसके तरीके का जो फील्ड सेटिंग किया ना, उसके बाद वो खिलाएगा ही खिलाएगा, अब तो लग भी रहा है। जडेजा सीइंग हुडा ड्रॉपिंग ए कैच, आज पता लगा कुणाल पांड्या हुडा को इतना क्यों पेलता था। मतलब भाई वो एक अगर कैच कर लेता ना तो उस टाइम पे गेम में आ सकता था, चेन्नई गेम में ही था, और क्या पता वो जो रजत पाटीदार है वो ज़्यादा मार भी नहीं पाता। लेकिन आज हुडा भाई वैसे भी कोई काम का प्लेयर नहीं, ना उससे बैटिंग से रन लग रहा है ना उससे फील्ड में कुछ हो रहा है। MS धोनी इन द ड्रेसिंग रूम बिफोर गोइंग ऑन द पिच एट नंबर 9, ऑल डन, एवरीवन इन द रूम, फेयर वार्निंग, लास्ट चांस। आना चाहिए, मतलब क्या पता क्यों नहीं आ रहा भाई। पता है वो अपना ना 6 हिटिंग एबिलिटी को कम ही देख रहा है, मतलब उसके पास इतना पावर है, अभी भी जितने भी CSK बैट्समैन है उससे तो बेटर ही खेल रहा है, नहीं पता क्या क्यों नहीं आ रहा है वो। CSK फैंस आफ्टर द मैच, सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर रहा है। हाँ भाई, वो लोग तो वैसे भी सदमे में ही है। एक जो पिछले साल के हारने के बाद सोच रहे थे इस बार वो लोग कमबैक कर लेंगे, इस बार भी कुछ कमबैक नहीं हुआ। अब तो वेट है जस्ट 3 मई का, जो है ना एक और मैच RCB के साथ, देखते उसमें क्या होता है। बट अभी तो सब कुछ सदमे में है कि एक तो RCB से कैसे हार गए। इमेजिन योगराज सिंह एंड अंबाती रायडू इन द कमेंट्री बॉक्स ड्यूरिंग CSK मैचेस। भाई योगराज सिंह ना छोड़ेगा ही नहीं अंबाती रायडू को, वो तो मार ही देगा, क्योंकि अंबाती रायडू मतलब CSK और धोनी के लिए ही, मतलब इन फेवर ऑफ धोनी ही बोलेगा, और योगराज सिंह को पसंद नहीं धोनी, वो एंटी धोनी है, वो तो नहीं छोड़ेगा फिर रायडू को। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। अब तो IPL स्टार्ट हो चुका है, अब हर दिन मिलेंगे एक नए नए वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।